किसी को दौलत के नशे में मंशियात की लत तो कोई पैसे की हवस में मंशियात का सौदागर। लेकिन बात इतनी सादा नहीं जनाब। कहीं इंटरनेशनल गैंग्स तो कहीं बैनर सूबाई गिरोह। कानून और जुर्म की इस आंख मचोली में कभी मुजरिम पकड़े जाते हैं तो कभी कानून के कई सुकम सामने आ जाते हैं। प्रोग्राम अंजाम के साथ मैं हूं नुमान मकसूद और आज के एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं महंगे तरीन नशे कोकीन की स्मगलिंग के दौरान अब तक की गई सबसे बड़ी कार्रवाई की कहानी और हजारों लीटर देसी शराब के टैंकर्स मुल्क के बालाई इलाकों में पहुंचाने वाले कौन हैं, ये दास्तान भी दिखाएंगे। नाज़रीन, मंशियात का मकरू धंधा भी शायद इतना ही कदीम है जितनी कि इंसानी तारीख। इसीलिए तो इंसान जैसे जैसे तरक्की करता चला गया, इसका तरीक़ाकार, इसकी नौयत और वुसअत भी बढ़ती गई। इसीलिए तो अब ये बैनुल-अक़वामी माफिया की स्मगलिंग का खेल बन चुका है। लेकिन कानून अपनी गिरफ्त और अपनी रफ्तार रखता है, तभी तो मुल्कों घूम कर बगैर किसी की पकड़ में आए पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कोकीन की स्मगलिंग को नाकाम बनाया पाकिस्तान कस्टम्स ने। बिगड़े रईसों का ये नशा किन किन मुल्कों से होता हुआ पाकिस्तान पहुंचा और दुनिया के इदारों की आंखों में धूल झोंकने वालों पर पाकिस्तानी हुक्काम ने कैसे हाथ डाला, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी इदारों को मुसलसल ये तशवीशनाक खबरें मिली कि पोश इलाकों और महंगे निजी तालीमी इदारों में खुसूसन नौजवान नस्ल तेजी से एक मखसूस नशे की लत का शिकार हो रही है। खोज शुरू की गई कि ये नशा है क्या, किन इलाकों में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और आता कहां से है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की खुफिया इतलात का नेटवर्क हरकत में आया। जल्द ही हकायक खुलकर सामने आने लगे। पता चला कि मंशियात का माफिया हॉट टारगेट दरअसल बहुत सॉफ्ट टारगेट भी है, तो इदारों ने इनसे निपटने का हार्ड चैलेंज कबूल कर लिया। जितने भी हमारे जो टीनेजर्स और बड़े जो यूनिवर्सिटी के लड़के हैं या जो हाई जेंट्री है, ये इस्तेमाल करते हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने जो न्यू जनरेशन है उसको बचाएं इससे। तो इंशाल्लाह हम स्ट्रगल में लगे हुए हैं, सारी टीम हमारे कस्टम के, और कोशिश करेंगे आइंदा भी इससे अच्छा हो। टीम वर्क के बगैर ये किसी बंदे को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर तमाम जदीद और रिवायती ज़राए इस्तेमाल करके कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई गई तो डांडे इंटरनेशनल स्मगलिंग माफिया से जा मिले। तब शुरू हुआ मिशन स्टॉप स्मगलिंग। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुक्काम को मामूल की चेकिंग के दौरान एक स्याह फार्म अफ्रीकी पर शक गुजरा। नाइजीरिया, इथोपिया और दोहा से होते हुए पाकिस्तान पहुंचने वाले इस मशकूक मुसाफिर से पूछगछ शुरू की गई तो वो अपने काम में मंझे हुए कस्टम हुक्काम के सवालों की दलदल में धंसता चला गया और फिर पकड़ी गई 3 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद मालियत के 114 कैप्सूल्स की कोकीन खेप, जिसे वो अपने पेट में छुपा कर ला रहा था। बज़ाहिर सादा सी नजर आने वाली इस कार्रवाई के पसे पर्दा कस्टम हुक्काम की एक पूरी टीम मुस्तैद और मुतहर्रिक थी। बेसिकली हमें प्रोफाइलिंग बेसिस पे इसको पकड़ा है। हम जितनी भी फ़्लाइट्स पाकिस्तान के अंदर आती हैं, हमारे पास एक सिस्टम है, ग्लोबल ट्रैवलिंग असेसमेंट सिस्टम। उस पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्यूटेड है जिसका नाम तला है। वो हमें प्रोफाइलिंग करके देता है सिस्टम के अंदर कि कौन फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है और कौन किस पर्पज़ की वजह से आ रहा है। वो डेली बेसिस पे हमारे पास रिपोर्ट सबमिट करता है। उसके अलावा ये जो रूट इसने लिया वो भी थोड़ा सा रिस्की था कि नाइजीरिया से ये इथोपिया गया, इथोपिया से कतर एंड दैन पाकिस्तान। उस बेसिस पे कुछ एक केस वहाँ पे कराची एयरपोर्ट पे भी हुआ था। उसके बाद हमने इधर भी अलर्ट इशू किया और हमने एक स्पेशल विजिलेंस टीम बनाई जिसको हेड कर रहे थे मोहम्मद अली शाह साहब, हमारे जो सुपरिटेंडेंट हैं। उसके बाद जिस दिन ये फ़्लाइट आई 5 जून को, तो वहाँ पे ये जब नाइजीरियन आया तो हमने इससे, हमारे सुपरिटेंडेंट ने क्वेश्चंस कुछ पूछे। उस टीम के अंदर मुनीर अफजल भी हमारे इंस्पेक्टर, फ़ारूक इंस्पेक्टर, आसिम सिपाही और मुदस्सिर भी शामिल थे। इन्होंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे कि आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है। तो वो उसका कहना था कि ये मैं बिज़नेस के लिए आ रहा हूँ, और बिज़नेस को वो कोई एलेबोरेट नहीं कर सका कि वो किस किस्म का बिज़नेस करता है और उसका क्या पर्पज़ है और कितने दिन स्टे करेगा, कहाँ करेगा। उसके बाद हमने उसको थोड़ी देर बिठा लिया, जिसके बाद उसके जो बॉडी साइंस थे वो बड़े सस्पिशियस थे।
उन बॉडी साइंस की वजह से हमें डाउट हुआ कि इसने मे बी कोई बॉडी कंसीलमेंट की हो। उसके बाद हमने इसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जहाँ पे इसका एक्सरे कंडक्ट किया गया। एक्सरे में ये इंकशाफ हुआ कि इसके पेट के अंदर कैप्सूल्स हैं। उसके बाद हमने इसे एडमिट करा दिया पिम्स हॉस्पिटल में। वहाँ पे इसके पेट से 114 कैप्सूल्स रिकवर हुए जिनके अंदर कोकेन थी। उसका अप्रॉक्सीमेट वेट जो है वो 1.8 kg है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है मार्केट के अंदर वो 36 मिलियन है। तो उसके बाद हम मज़ीद विजिलेंट हैं और आइंदा भी ऐसी कोई अटैम्प्ट होगी तो हम उसको कैटर करने के लिए। कस्टम हुकाम के मुताबिक इंटरनेशनल माफिया शख्स से बचने के लिए अपने खेल और खिलवाड़ में पाकिस्तान के मकामी लोगों को आला कार बनाता है। फिर ये कारिंदा गैर मुल्की हो या पाकिस्तानी बाशिंदा, पैसे की लालच के जाल में इस मकरूह धंधे में इन्हें बेईमाना तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मंशियात की स्मगलिंग के लिए भांत भांत के जदीद और खुफिया तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजरिमों की सोच से होते हैं हमेशा एक कदम आगे। तभी तो माफिया की पेशतर चालें उल्टी पड़ जाती हैं। स्मगलरों के हथकंडे अक्सर खतरनाक ही नहीं, खुद कैरियर के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, जैसा कि इस नाइजेरियन कोकेन कैरियर के केस में हुआ। ये नाइजेरिया से आया है, वहाँ से ये गया है। इसके मुताबिक ये इथोपिया गया है। इथोपिया के अंदर ये एक जॉनसन नामी शख्स से मिला है। जॉनसन ने इसे ये कैप्सूल्स दिए और वहाँ पे इसने कैप्सूल्स लेने के बाद उसने इसको कोई टोकन प्राइस भी दिया है और मज़ीद इनकी कोई आपस में डील हुई जिसके मुताबिक इसने पाकिस्तान के अंदर डिलीवर करने थे। लेकिन ये फिर उसके बाद इथोपिया से कतर गया, कतर से पाकिस्तान आया और इसके मुताबिक इसको ये नहीं पता कि इसने कहाँ जाना था और किसको देने थे, लेकिन इसको मे भी किसी ने पिक करना था या इसने किसी जगह पे पहुंचना था। उस बारे में अभी तक इसने कुछ नहीं बताया, जिसके बारे में हमारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही हैं। क्योंकि इसने ट्रांजिट फ़्लाइट ली है, ये इथोपिया से जो वाया कतर पाकिस्तान आया तो वहाँ पे भी इसकी ट्रांजिट फ़्लाइट थी। तो ये पॉसिबिलिटी है कि मे बी ट्रांजिट पैसेंजर्स को वहाँ पे चेक ना किया जाता हो या डिटेल से उसकी सर्च ना की गई हो, तो इस वजह से पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हुआ। ये क्योंकि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी थी और ये वन ऑफ द बिगेस्ट सीजर है जो बॉडी कंसीलमेंट के अंदर ये इतने कैप्सूल्स लाए गए और इसके अंदर अगर खुदा न खास्ता एक भी कैप्सूल जो है वो फट जाता तो इसकी मौत हो सकती थी। एक तो इसके लिए गन होती है, एक तो ये ऊपर से निकलते हैं, कुछ उनको नीचे से एक गन के ज़रिए स्पेशली जो हमें बताया गया है इसमें उसके ज़रिए लेते हैं, क्योंकि कैप्सूल काफ़ी मोटे होते हैं, लेकिन मोस्टली कैप्सूल ये ऊपर से निकलते हैं और इसके लिए ये पेट खाली रखते हैं और कुछ खाते पीते नहीं है, ख़ास टाइम तक होता है। अगर ये टाइम से ज़्यादा अगर इस पर जिस्म में रह जाए तो फटने का भी ख़तरा होता है। लेकिन जो कैप्सूल मैंने देखे थे, जो मैंने ख़ुद उससे रैपिंग उतारी है और उसके वो सारा कुछ देखा, वो उसके बहुत ज़्यादा उसके हार्ड किया हुआ था कि ताकि ये फटने का ख़तरा कम से कम हो। ये वाकई बहुत बड़ा केस था, क्योंकि अराइवल पे जिस्म के बॉडी में हो तो वो पता नहीं चलता, क्योंकि जो मोस्टली हमारे पास जो बंदे आते हैं उनके हम बैग चेक करते हैं और फेस एक्सप्रेशन देखते हैं, या हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हम उसको चेक करते हैं, उसके पासपोर्ट देखते हैं, उसका डेटा देखते हैं, तो उस रोशनी में हम इसको देखते हैं। लेकिन इसकी जो है ये तो हम जो जितने भी नाइजीरियन हैं इसको तो स्पेशली इसके हिसाब से हम देखते हैं, जो ब्लैक वाले हैं इनको हम देखते हैं कि ये ज़्यादा ये काम करते हैं, क्योंकि जितने भी कोको प्लांट्स हैं ये ब्राज़ील और उस साइड पे वहाँ पे ये प्लांटेशन वहाँ पे होती है, पाकिस्तान में चूँकि नहीं है तो बाहर से आती है, तो जितनी वहाँ से ये बन के तो फिर लेके आते हैं, यहाँ से ये हेरोइन और आइस वगैरह लेके जाते हैं और वहाँ से ये कोकेन लेके आते हैं। इसकी जो वैल्यू है ना ये टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती है। जो 19 में इसकी वैल्यू थी वो 13-14 हज़ार रुपये पर ग्राम थी, अब इसकी वैल्यू जो है ना 20,000 तक पहुँच गई है पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है कि ये पेवर में तो ज़्यादातर बिकता नहीं है, इसमें मज़ीद मिला के तो फिर इसको मज़ीद, लेकिन अगर इस तरह भी बेचें तो फिर भी 20,000 पर ग्राम बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो इसलिए ये काफ़ी वैल्यूएबल है। पैसे के लालच में ज़िंदगी और मुस्तकबिल दांव पर लग जाता है, जैसा कि रंगे हाथों पकड़े गए इस नाइजेरियन के साथ होना यकीनी है। लेकिन हर मुजरिम की तरह इसके पास भी पछतावे के अलावा अब कुछ नहीं बचा है। पहले कारोबारी शख्सियत होने के दावेदार का जब पोल खुला तो कस्टम हुकाम की तफ्तीश ने इसकी जुबान भी खोल दी। इसे ये कोकेन की खेप पाकिस्तान स्मगल करने के लिए किसने दी, कहाँ दी
एडवांस रकम कितनी मिली और पाकिस्तान पहुंचने पर इसे क्या करना था। मुल्जिम ने सब उगल दिया। अब वो शर्मसार भी है और पाकिस्तानी इदारों के अच्छे सलूक का मोतरफ भी। Captain helping me, giving me food every day. All of them working, giving me food every morning, every afternoon, every evening, every night. So they treat me well. Understand me? They did me well. Because if not some people, maybe by now I for don't die. I am very sorry for the offense that I commit. I'm sorry, please let the government forgive me. It's the person I called the name now. Johnson, Mr. Johnson. In Ethiopia, he's going to pay me $10,000. He's the one that gave it to me. I don't know. I never traveled outside. No, he said he will call me for me to send money to him. And I know that hence there's problem. I can never see him anymore. From as I'm there here now today, I will never put my hand in anything that will put me in trouble in my life. This is my first answer. So I'm apologizing. I'm sorry. पाकिस्तान कस्टम्स की इस तारीखी कामयाबी से कानून और जुर्म का मुकाबला खत्म नहीं हो गया। ये तो चलता आ रहा है और चलता रहेगा, लेकिन ये तय है कि फर्ज शनास इदारे जब तक मुस्तैद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक हैं, तब तक मकरूह धंधा करने वालों को खुलकर खेलने का मौका हरगिज नहीं मिल सकता। नाज़रीन, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में मंशियात जैसा जहर घोलने वाली इंटरनेशनल माफिया के जो स्मगलर्स का नेटवर्क है, वो किस तरह से नाकाम दिखाई दिया, उसकी दास्तान तो आपको दिखाई। अब आपको दिखाएंगे मुल्क के बैन सूबाई इलाकों के अंदर जहरीली शराब का जो सप्लाई का मुनज़्ज़म नेटवर्क है, उस पर कानून ने कैसे हाथ डाला। नाज़रीन, कहते हैं कि शराब और जुआ किसी का ना हुआ। अब जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जनूबी पंजाब के ज़िला मुजफ्फरगढ़ के एक ऐसे बदनाम ज़माना गिरोह की है जो मुल्क के बालाई इलाकों में शराब सप्लाई करता है, वो भी जहरीली शराब। वफाकी पुलिस ने इस गिरोह पर कैसे हाथ डाला, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वफाकी पुलिस इस्लामाबाद में रोजाना की बुनियाद पर छोटे पैमाने पर काम करने वाले कई शराब फरोशों को गिरफ्तार करती है, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की के मस्ताक। इन कार्रवाइयों से बात न बनी तो इस्लामाबाद पुलिस ने फैसला किया बड़ी कार्रवाई का। इस मर्तबा शहरियों को शराब बेचने वाले नहीं, शहर तक शराब सप्लाई करने वाले निशाने पर थे। सप्लाई चेन तोड़ने के लिए मुकम्मल मंसूबाबंदी की गई थी। खुफिया इत्तलात के निज़ाम को खुसूसी तौर पर मुतहर्रिक कर दिया गया था। बज़ाहिर तो मुजरिमों को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके पीछे खुफिया लहरें मुसलसल तेज़ हो रही थी और ये सब कुछ इन मुल्ज़िमान के वहमो गुमान में भी न था। वफाकी पुलिस गैर महसूस अंदाज से अपना जाल बिछा चुकी थी। मौसर प्लानिंग के बायस मतलूबा नताइज हासिल होने में ज़्यादा देर न लगी। मुजरिम भी हाथ लग गए, इनका ठिकाना और तरीक़ाकार भी पता चल गया। पुलिस ने हजारों लीटर देसी शराब की खेप भी तहवील में ले ली। सब कुछ हुआ इंतहाई दानिशमंदी, मुस्तैदी और एहतियात के साथ कि ऐसा होना मुल्ज़िमान के वहमो गुमान में भी न था। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये मुजफ्फरगढ़ से कोई आ रही है खेप इसकी लिकर की, अल्कोहल है, और उसके ऊपर हमने फिर इस पे नाकाबंदी की। पुराना टूल प्लाजा तरनौल, इस पे मोटरवे के ऊपर, और इसको पकड़ा है। जिस वक्त पकड़ा है तो इनका साथ ही इन्होंने अपना एक वो बनाया हुआ था डेरा, उसके अंदर ये शराब जो है ना वो ट्रांसफ़र करते हैं शिफ्ट, ये बड़े जो कैन टैंकीज़ होती हैं प्लास्टिक वाली, उसमें फिर आगे ये पिंडी, इस्लामाबाद,
प्लस कश्मीर और केपी, इन इलाकों में जितनी जिसकी रिक्वायर होती है उसको वो देते हैं। 2 जून का जो है ना वकूआ है। असल में ये बडाना कलां लिंक रोड है हमारा मोटरवे के साथ साथ, जो हमारा कश्मीर हाईवे जो मोटरवे के ऊपर लगता है उसके राइट साइड पे जाते हुए, इस्लामाबाद से जाते हुए। यहाँ पे काफ़ी हमने सर्च की इस एरिया में, हमें इंफॉर्मेशन थी कि कोई लोग जो है ना वो एक ऑर्गेनाइज्ड मतलब अल्कोहल सेल में इन्वॉल्व हैं। तो पहले भी कोई 2010 या 11 में जो है ना इस तरह का एक गैंग था। तो हमने अपने कुछ सोर्सेज जो डिफरेंट जो है ना वो एरियाज़ में डिप्लॉय किए हुए थे, हमने उनसे चेक किया कि ये कहाँ से जो है ना वो सप्लाई सारी आ रही है। तो उन्होंने बताया कि ये कोई देसी टाइप जो है ना वो शराब है और ये तरनोल के किसी एरिया में उतरती है। उस पे हमें कोई 2 से 3 हफ्ते लगे इसको ट्रेस करने में। जब हमें जो है ना वो इतला मिली है उस दिन की, जी आज टैंकर आ रहा है, तो ये 2 जून का वकूआ है, दिन तकरीबन 8-9 बजे 10 बजे। तो जब इतला मिली है कि ये इस तरह से टैंकर आ रहा है, तो SHO मुतलका यानी हमारा असजद, इसी तरह से उसके साथ एक और टीम लगी हुई थी, वो सारे जो है ना वो उस एरिया में मौजूद रहे। कुछ सिविल कपड़ों में भी लोग मौजूद थे। तो वो जो गाड़ी टैंकर जो है ना वो जो बेसिकली ऑयल टैंकर होता है, उसकी इंफॉर्मेशन को जो है ना वो मैच्योर करने के लिए लोग उसके साथ जो है ना हमारे अटैच हुए। जब उसको जो है ना वो चेक किया गया तो वो एक हवेली नुमा घर था, वहाँ पे जो है ना एंटर हुई। जब वो टैंकर वहाँ पे एंटर हुआ है तो उसके बाद फिर हमारे बंदे वहाँ पे जाके उन्होंने रेड किया है। जब रेड किया तो हमें कंफर्म हो गया कि तकरीबन 25,000 लीटर शराब जो है ना वो ये लेके आए हैं। और वहाँ पे उस वक़्त तकरीबन 8 अफराद मौजूद थे। उन सारे अफराद को मतलब अरेस्ट कर लिया गया। कोई 15-16 जो है ना वो टैंकियाँ, बड़ी टैंकियाँ पड़ी हुई थी, जो कि बेसिकली हमारी जो है ना वो पानी की टैंकियाँ होती हैं। एक मोटर लगी हुई थी जो शिफ्ट करती थी इनसे, मतलब हमारा जो ऑयल टैंकर होता है, ऑयल टैंकर से जो शराब है वो शिफ्ट करते थे उन टैंकियों में, और उन टैंकियों से आगे फिर जो है ना उसको पैक करते थे और सेल करते थे। पकड़ा गया गैंग कोई नया नहीं बल्कि रिकॉर्ड याफ्ता निकला, जो इसी नौयत के 8 साल पुराने मुकदमात में भी पुलिस को मतलूब है। ये गैंग है, मशहूर बदनाम ज़माना ग्रुप है, जिसका नाम है उमर, मलिक उमर उर्फ मोना भट्ट। इसके साथ एक शौकत नाम का आदमी है। ये अरसा दराज से काम कर रहे हैं। प्रीवियस हिस्ट्री भी इनकी है, रिकॉर्ड याफ्ता है पिंडी इस्लामाबाद। इस थाने में भी 2013 में इनके ऊपर FIR हुई है, बाद में भी हुई होगी, वो भी चेक कर रहे हैं। तो ये जिस वक्त हमने वहाँ पे रेड किया है, बिल्कुल क़वायद और ज़ाबत को मद्देनज़र रखते हुए अपने सीनियर्स के नोटिस में लाया है। तो उस टैंकर है, जो टैंकर से 25,500 लीटर अल्कोहल बरामद हुई है और 8 आदमी अरेस्ट हुए हैं, जिसमें ये दोनों मैन गैंग लीडर हैं, ये भी शामिल हैं। इसके अलावा 10 के करीब जो है ये टंकियाँ खाली, जिसमें ये शिफ्ट करते हैं। मोटर है पानी वाली, जो टंकी को लगा के उसमें वो करते हैं। एक रिक्शा है, 3 मोटरसाइकिल हैं, जिसके ज़रिए आगे ये मुख्तलिफ़ जगहों पे उसकी डिस्पोजल करते हैं। मैन ये जो लिंक रोड है, सर्विस रोड है मोटरवे के साथ, ये बिल्कुल कॉर्नर बनता है पिंडी इस्लामाबाद का। जहाँ से हमने शराब पकड़ी है ये इस्लामाबाद का पुराना टोल प्लाजा, थाना तरनौल की जो जुरिसडिक्शन है, वहाँ पे 2 दिन पहले इन्होंने ये जगह किराए पे ली है और उसके बाद इन्होंने माल मंगवा लिया है, काम शुरू किया है और हमें पता चल गया, हमने रेड कर दिया। पुलिस के पास इस गैंग की सारी कारस्तानियों का कच्चा चट्ठा मौजूद था। जहरीली शराब कहां से लाकर कहां डंप की जाती थी, इसमें मजीद मिलावट कैसे की जाती थी और कहां कहां कैसे कैसे सप्लाई होती थी, तमाम मालूमात पुलिस ने इकट्ठी कर ली। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि यह किस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब बात निकली है तो ये बहुत दूर तलक जाएगी। पुलिस की ये बड़ी और कामयाब कार्रवाई कई हफ्तों की मेहनत और कई टीमों के बाहमी ताउन से हासिल हुई। जो बाद में हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये पिंडी और इस्लामाबाद के दोनों इलाकों में जो है ना वो सप्लाई होती है, और इसमें फिर वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ में जो है ना वो किसी में कितने % पानी मिला देते हैं, किसी में कितने % पानी मिला देते हैं, किसी में कुछ और मतलब चीज़ें भी मिक्स कर लेते हैं। तो ये मिक्सिंग करने के बाद पिंडी और इस्लामाबाद दोनों इलाकों में सेल करते थे। तो ये मतलब हमें कोई इससे 2 से 3 हफ्ते लगे सारी एक्सरसाइज को मैच्योर करने में और इन्फॉर्मेशन मैच्योर करने में और इस गाड़ी को ट्रेस करने में कि कौन सी गाड़ी आ रही है।
नेचुरल बात है, उसमें सोर्स कल्टीवेशन भी होता है, उसमें हम लोगों को जो है ना वो मतलब अपने लोगों को सिविल में जो है ना लगाते हैं कि वो इस काम के लिए ट्रैकिंग करते रहें। तो अल्टीमेटली 2 जून को हमने ये गाड़ी पकड़ ली और उसमें से 25,000 लीटर जो है ना वो शराब बरामद हुई। इसमें 8 अफराद जो है ना वो हमने पकड़े, जिसमें मोहम्मद उमर था। ये जहाँ पे जो ड्रग माफिया है, पिंडी है, इस्लामाबाद है, इसके अलावा कश्मीर में भी बहुत बड़ी इनकी सप्लाई जाती है और केपी में भी जाती है। तो जहाँ जिसको भी होती है, इनके राब्ते होते हैं, लिंक्स हैं, उसके ज़रिए ये बेचते हैं। ये बेचते हैं जितनी जिसकी रिक्वायर है। अब किसी को 1 ड्रम चाहिए, किसी को 2 चाहिए, किसी को गैलन चाहिए, उस हिसाब से ये देते हैं। उसके बाद वो ये तो यहाँ पे जानसन ने यही काम करना था, ये दोनों काम करते हैं। जिसको ज़्यादा स्टॉक चाहिए उसको ड्रम में भी देते हैं, अगर कुपी चाहिए तो वो भी बना देते हैं। रब्ता किया पिंडी एक्साइज से, उन्होंने कुछ हमें टिप्स दी हैं जहाँ से ये शराब आई है। अब इंशाल्लाह मुजफ्फरगढ़ में जाके उन पे भी काम करेंगे। ये कुछ बिहाड़ी के लड़के थे, कुछ रावलपिंडी इस्लामाबाद के लड़के थे। तो इनका काम बेसिकली यही था और काफ़ी अरसे से कर रहे थे। अब ये बुनियादी तौर पे जो है ना वो लो ग्रेडेड इस तरह से है कि वो इस तरह से प्रॉपर डिस्टिल्ड नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों की सेहत को बड़ा ख़तरा होता है। तो लोग तो इसको सस्ती चीज़ समझ के, सस्ती शराब समझ के इसको पी रहे होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये बड़ी जो है ना वो डेंजरस भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और बाज़ औक़ात ये होता है कि इसकी जो वो स्पिरिट टाइप जो है ना वो चीज़ उसमें से आती है, यानी प्योर अल्कोहल उस तरह से कंजम्पशन वाली नहीं होती, तो ये बड़े हाइजीनिक ना होने की वजह से डेंजरस भी हो सकती है। इस सारे मामले का अलमिया ये है कि अगर प्यादे और दीगर मोहरे हाथ आ भी जाए तो इस मकरू धंधे के बादशाह आसानी से बच निकलते हैं। बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म जराइम के इस खेल में पुलिस हमेशा बड़े से बड़े मोहरे की ताक में रहती है, क्योंकि जराइम की इस दुनिया के शातिर खिलाड़ी प्यादों को तो बआसानी कुर्बानी का बकरा बनाकर कानून के हद से चढ़ने देते हैं, लेकिन खुद हाथ नहीं आते। इनसे फिर इनके आगे जो है ना वो कुछ थे जो लोकल लेवल के सप्लायर्स थे जिनको ये आगे बेचते थे। हम उन पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये बड़े डीलर थे तो हमारा मकसद ये था कि ये छोटे मोटे जो है ना वो 2-4 बॉटल्स के साथ, 5 बॉटल्स के साथ, 10 बॉटल्स के साथ तो हम रोज़ाना बंदे पकड़ते हैं, कोई कैन पकड़ लिया। लेकिन हमारा टारगेट ये था कि हमने जो है ना वो जो बल्क क्वान्टिटी आती है जहाँ से सप्लाई होती है, उस सप्लाई को जो है ना वो चेन को ब्रेक किया जाए। तो हमने अभी ब्रेक किया है, इंशाल्लाह फर्दर भी हम इसको ट्रैक करते रहेंगे कि कोई और ग्रुप जो है ना वो ये काम ना करे। उसकी स्पेशल रीज़न ये है कि ये है भी बड़ी ख़तरनाक है। इतनी बड़ी जब क्वांटिटी पकड़ी जाती है ना तो ज़्यादातर कैरियर्स होते हैं। असल जो ओनर होता है या जो उसका प्रोड्यूसर होता है या जो उसको प्रोसेस कर रहा हो कि सारा उसने आगे डिलीवर करना होता है, सेलर होता है, वो तो सामने कभी भी नहीं आता, वो तो कभी नहीं पकड़े जाते। कुछ पैसों की अवज़ जो जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह उनको जाके सप्लाई करना होता है, वो जो गरीब लोग होते हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस हवाले से ये भी थोड़ा सा कानून उसके अंदर एक एलिमेंट जो अदालतें हैं वो देखती हैं और उसके लिए नरम गोशा रखती हैं कि शायद ये कैरियर है तो कैरियर को शायद इतनी पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपने इसको बैन करना है तो फिर इसको कानून के मुताबिक हर चीज़ को एक दायरे कार में लेके आए, चाहे वो फिर कैरियर हो या कोई और हो। अगर वो उसके अंदर पकड़ा जाता है तो फिर उसके खिलाफ सज़ा उसी तरह नाफिज होनी चाहिए जिस तरह कि वो बंदा ख़ुद उसको सेल करने के लिए लेके जा रहा हो। जहाँ तक बात है पोजेसन की, अब यहाँ पे सेक्शन 3 और 4 की बात होती है। सेक्शन जो 3 है वो बेसिकली डील करती है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से और सेल के हवाले से और ट्रांसपोर्ट के हवाले से डील करती है। तो वो उसके ऊपर अप्लाई होती है। उसकी जो पनिशमेंट है वो 5 ईयर्स है। सेक्शन 4 की जो पनिशमेंट है वो पोजेसन की हद तक है कि एक बंदे ने सिर्फ शायद पीने के लिए रखी हुई है अपने पास या किसी बंदे को देने के लिए जा रहा है, जो हमारे यहाँ पे नॉर्मली रूटीन में होता है। तो इस सिचुएशन में वो जो होती है उसकी जो पनिशमेंट है वो 2 ईयर्स है।
मुनज़्ज़म जराइम के मुकम्मल खात्मे में अक्सर कानून खुद भी रुकावट बन जाता है, कभी कानूनी सुखम की सूरत में तो कभी पुलिस की नाकिस ट्रेनिंग के निज़ाम के बायस भी। अदालतों से मुजरिमान के बच निकलने में कभी पुलिस की नाकिस इन्वेस्टिगेशन और कमज़ोर प्रोसिक्यूशन आड़े आ जाती है, तो कभी खुद फरसूदा अदालती निज़ाम आड़े आ जाता है, तो कभी खुद फरसूदा अदालती निज़ाम बीच में आ जाता है। ऐसे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इंतहाई मेहनत से की गई कार्रवाइयों पर पानी फिरने में भी देर नहीं लगती। और फिर शराब असली हो या जहरीली, दोनों के केस में सजा या यकसा होना भी तो एक बड़ा मसला है। जब आप देखते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की, जो कि हमारी पुलिस नॉर्मली करती है क्योंकि ट्रेंड नहीं होती। बेशक जितनी मर्जी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन एफआईआर को ही देख लें अगर पहले हम देखते हैं तो एफआईआर को लिखने का या उसको इंदराज का जो तरीक़ाकार है वो सदियों से राइज और वही चला आ रहा है। हम उसको आज तक चेंज नहीं कर सके। उसके बाद की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर भी यही खला है। अब ये हमें अब समझना होगा कि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक पुलिस को भी ट्रेन करना होगा, और इसी हवाले से आगे भी हमने देखना होगा कि अदालतें भी उसी हवाले से देखें। और जो भी अगर किसी के कोई बंदा जो है ना वायलेटर पकड़ा जाता है किसी भी लॉ के हवाले से, चाहे वो ये हो 3/4 हो या कोई और हो, तो उसको कैसे हमने इन्फोर्स करना और कैसे इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है। इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहेगी और रहती भी है। देखना है कि सेक्शन कौन सा अप्लाई है। अगर तो सेक्शन अप्लाई हो गया 3/4 दोनों, फिर नॉन अवेलेबल एक ऐड हो जाता है और एक अवेलेबल ऐड होता है, फिर उसकी आफ्टर रेस्ट बेल जो है ना वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, तब उसको अलाउ करेगी अदालत। लेकिन अगर सिर्फ सेक्शन 4 अप्लाई होती है कि जी इस बंदे से हमने 4 बोतल 10 बोतल ये शराब पकड़ी, इसके कब्ज़े से बरामद हुई है और उसके ऊपर कोई और एलिगेशन नहीं है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट करने का, इंपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट करने का या प्रोसेस करने के हवाले से, तो वो फिर उसकी बेल उसी वक्त हो जाती है। जैसे ही जाएगा कोर्ट के अंदर, पुलिस उसको पेश करेगी, खड़े खड़े उसकी ज़मानत हो जाएगी। ये तो हमारी बड़ी प्राइम जो है ना वो कंसर्न है कि हम बहुत सारे मुल्ज़मान को बड़े अच्छी एविडेंस के साथ, अब इससे बेहतर तो एविडेंस नहीं हो सकती कि हम उस बंदे के जो है ना वो 25,000 लीटर शराब जो है ना वो तो हम पैडिंग भी नहीं कर सकते ऐसा। तो 25,000 लीटर शराब जो है वो अगर जनरली किसी बंदे से जो है ना वो मतलब वो मिल रही है, तो यकीनी बात है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक रीज़नेबल प्रोसिक्यूशन जब हम उसके करेंगे, उसको प्रोसिक्यूट करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में, तो इनको सज़ा जो है ना वो मैक्सिमम लेवल पे जानी चाहिए, ना ये कि उनको लोअर एंड पे जो है ना वो सज़ा मिले। तो ये मेरा ख्याल है हमारी एक्सपेक्टेशन भी है और एक कानूनी तकाज़ा भी है, जिसको जो है ना वो कोर्ट्स का भी मतलब इस हवाले से पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए। क्वांटिटी के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी जो फैक्टर्स होते हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसके ऊपर पनिशमेंट का जो है ना वो इन्हिसार होता है। लाइक आप किसी की पर्सनल पोजेशन से कोई चीज़ पकड़ी जाती है तो उसके ऊपर जो पनिशमेंट होगी वो कम होगी, या अगर बड़ी मिकदार में जैसे ट्रक के अंदर है, बस के अंदर है, किसी घर के अंदर है, वो अब उस बंदे की अपनी मलकियत है, किसी और बंदे की मलकियत है, ये चीज़ें सारे फैक्टर मिला के देखा जाता है उसके अंदर। फिर उसके साथ साथ आगे जो एक फ्रांसिक के लिए एक भेजी जाती है रिपोर्ट के लिए, फ्रांसिक रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है एक्सपर्ट के पास, तो वो जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के ऊपर बात का डिपेंड करता है कि वो रिपोर्ट किस हद तक ठीक है और किस हद तक उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो इन चीज़ों को मिला के थोड़ा सा देखा जाता है। यूजुअली ये होता है कि कम जो होती हैं क्वान्टिटी के अंदर अदालतें जो है ना वो थोड़ा सा नरम रवैये का मुजाहरा करती हैं, ज़मानत दे देती हैं, और बाद में पनिशमेंट, मेरा ख्याल है पनिशमेंट तो बहुत कम होती है उसके अंदर, ज़्यादातर फ़ाइन हो जाते हैं और केसेस ख़त्म हो जाते हैं। लिकर जो है ये ज़माने कदीम से चली आ रही है, शराब का कारोबार और उसके जो मामलात हैं ये ज़माने कदीम से चले आ रहे हैं। कहीं पे बैन हो जाते हैं, कहीं पे बैन नहीं होते और इस्तेमाल हो रहे हैं। आज हमारे माशरे के अंदर ये बैन है, यहाँ पे इसके ऊपर पनिशमेंट है, लेकिन यूरोप के अंदर या कुछ और मालिक के अंदर ये बैन नहीं है, वहाँ पे ये इस्तेमाल होती है। इसमें जो 2 नंबर क्वालिटी आती है जिसके अंदर जहरीली शराब बन जाती है, वो बनाते हुए बाज़ औक़ात होता है कि बनाने वाले जानबूझ के शायद ना बनाए, लेकिन उस बनाते हुए कुछ ऐसे एलिमेंट उसके अंदर शामिल होते हैं जिसकी वजह से वो ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से थोड़ा सा कानून साजी की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर इबाहम है कानून के अंदर। इस हवाले से कोई गुंजाइश नहीं है कि एक बंदे ने अगर किसी बंदे को कोई चीज़ सेल की और वो 2 नंबर निकल आई और उससे उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी चली गई, तो यहाँ पे इस हवाले से कोई सामने कुछ ऐसा लॉ मौजूद नहीं है जो कि उस बंदे के ऊपर अप्लाई किया जाए। पहली बात तो ये था कि सेलर का पता ही नहीं होता, सेलर सामने आएगा तो वो पनिशमेंट होगी उसके ऊपर। तो अब ये जो एक एलिमेंट है
उसको लॉ के अंदर लाने की ज़रूरत है कि अगर इन केस ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि किसी बंदे की लाइफ चली जाती है तो फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये कहाँ से परचेज़ की गई और किस बंदे ने उसको जाना और ये डिलीवर किया, और फिर उस बंदे को कानून के दायरे के अंदर लेके आना चाहिए। यहाँ पे देसी या अगर फ़ॉरेन से कोई शराब इंपोर्ट की जाती है तो उस हवाले से कोई जो है ना उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के लिए एक ही सज़ा है, चाहे वो आप ये वाली इस्तेमाल करें या वो वाली इस्तेमाल करें। उन्नीस सौ 1970 से कबल शराब से मुतल्लिक़ क़वानीन इतने सख्त नहीं थे और आज भी शराब साजी के लिए बाकायदा लाइसेंस जारी किए जाते हैं, लेकिन सेहत आमा के हवाले से सख्त मॉनिटरिंग का निज़ाम जदीद सहूलियात के बावजूद ऐसा नहीं जैसा होना चाहिए। मुल्क में शराब कशीद करने वाली लाइसेंस याफ्ता फैक्ट्रियों की हद तक तो महकमा सेहत और मुतल्लिक़ा इदारों का मौसर मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है, लेकिन छोटे और पसमानदा इलाकों में देसी और जहरीली शराब बनाने वालों की निगरानी और रोकथाम का कोई बाज़ाब्ता निज़ाम मौजूद नहीं। सस्ते नशे के चक्कर में लोगों की जिंदगियां दांव पर लगने की ये भी एक बड़ी वजह है। जाली शराब और या आप इसको देसी शराब कह सकते हैं, देसी तो जो मुकामी सतह पर तैयार की जाती है बेसिकली, तो वो जो शराब होती है ना वो थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है कि उसके अंदर ऐसे एलिमेंट शामिल किए जाते हैं कि जो शायद क्वालिटी वाइज उसकी जो एक होना चाहिए, उसके अंदर एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, वो उसके अंदर मौजूद नहीं होता। जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसके मुताबिक मैच नहीं करते और वो उसकी वजह से लोगों की जो जान होती है, सेहत होती है, उसके लिए नुकसानदेह होती है। ये यकीनन इस हवाले से होना चाहिए, लेकिन हमारे माशरे के अंदर शायद इस हवाले से अभी इतनी गुंजाइश पैदा नहीं हुई। 70 से पहले यहाँ पे जो ना वो क्लब थे या उस तरह की जो चीज़ें थी वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती थी, तो शायद इस हवाले से जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो देखती थी, लेकिन अभी शायद इस हवाले से कोई इतना नहीं हो रहा है। 1-2 फैक्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, अभी रिसेंटली शायद इस हवाले से डेवलपमेंट हुई है, 1-2 फैक्ट्रीज़ को और लाइसेंस जारी किए गए मैं समझता हूँ, तो उनको भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को देखना चाहिए कि ये जो चीज़ अगर एक मकामी सतह पर तैयार की जा रही है तो उसका हमने क्या तोड़ करना है, और अगर की भी जा रही है, पकड़ी जाती है, तो फिर उसकी पनिशमेंट कानून के अंदर लाजमी मौजूद होने चाहिए, जो कि नहीं है। शराब सप्लाई करने वाले बड़े गैंग के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन क़वानीन के सुकम भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का बायस भी तो रहते हैं। इसके बावजूद कानून के मुहाफ़िज़ ऐसे समाज दुश्मन मुजरिमों को पकड़ते रहने और इन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए पुरज़्म भी हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के दोनों वाक़यात में एक बात वाज़ेह है कि मुजरिम चाहे कितना ही चालाक और अय्यार क्यों ना हो, वो कानून की पकड़ में आता ज़रूर है और अपने अंजाम तक भी पहुँचता है। अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे वाक़यात हैं तो हमसे शेयर ज़रूर करें ताकि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सामने लाएं और आवाम में शऊर उजागर करें ताकि महफूज मुआशरा यकीनी बनाया जा सके। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप हमें फ़ेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।